बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हेल्थ गुरु और चर्चा चल रही है आज ऑस्टियोपोरोसिस पे। और क्या है ऑस्टियोपोरोसिस, किस तरीके से हो सकता है इसका इलाज, इसका आंसर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अनुराग अवस्थी, जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है और काफ़ी समस्याओं का आंसर हम देने की कोशिश कर रहे हैं, फ़ोन पे सुलझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक से पहले भी हमारे साथ कॉलर जुड़े रहे डॉक्टर, और हमारे पास दिखाने के लिए यहाँ पर एक रिपोर्ट भी है, क्योंकि रिसर्च में हमने देखा कि विटामिन और कैल्शियम की कमी से भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले कॉलर्स को ले लेते हैं। एक बार अनीता है हमारे साथ। अनीता, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या पूछना चाहती हैं आप। अनीता, आप तक आवाज़ आ रही है मेरी? अनीता से संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन विनीत हमारे साथ जुड़े हैं। विनीत दुआ है। विनीत, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप। सर, मेरी मदर का बाइपोलर कराया था हमने पीजीआई से। जी। उसमें फिर हड्डी में पस चल रही है सर, लगातार 4 साल से। क्या हो गया विनीत बाइपोलर के बाद? सर, उस पस चल रही है सर। दिलीप जी, आपसे अनुरोध करेंगे कि एक बार फिर से आप अपना प्रश्न दोहराइए, क्योंकि हमें आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई। हमने जो है ना कूल्हे का बाइपोलर कराया था सर। ओके। तो उसमें पस चल रही है लगातार 4 साल से। पस इन्फेक्शन हो गया है? हाँ जी, इन्फेक्शन हो गया सर। ओके। तो 70 एज है, क्या हो सकता है उसमें? देखिए, अगर बाइपोलर हुआ है और उसके बाद इन्फेक्शन हुआ है और पस कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो पहला काम ये करना पड़ेगा, जो इम्प्लांट जॉइंट के अंदर है उसे निकालना पड़ेगा। फॉरेन बॉडी जब तक जॉइंट के अंदर रहेगी तब तक पस कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। इसके बाद जॉइंट मेटल निकालने के बाद अंदर की क्या स्थिति है, मांसपेशियों की क्या स्थिति है, हड्डियों की क्या स्थिति है, उसके आधार पर ये डिसाइड करना होगा कि कितना टाइम वेट करना होगा, पहली चीज़। दूसरा, पस के कल्चर के आधार पर इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स देनी होंगी, जो आमतौर पर 6 हफ्ते से के आसपास होती हैं। इन दोनों के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या दोबारा किसी तरह का जॉइंट डालना पॉसिबल है, अगर इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया है तो, या फिर बिना जॉइंट के ही उनको बैठने चलने में थोड़ी बहुत मदद करने की कोशिश की जाए। लेकिन अगर पस या इन्फेक्शन 4 साल से कंट्रोल नहीं हुआ है तो मेटल हार्डवेयर निकाले बिना उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जी, तो क्या क्योरेबल है इनकी वाइफ की जो बीमारी है, क्योरेबल तो है? देखिए, हड्डियों का इन्फेक्शन सबसे ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन मान सकते हैं आप। चूँकि 4 साल से है, इसलिए एक बार इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। उसके बाद एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऑफ़र किया जा सकता है कि इस पर्टिकुलर केस में क्या बेस्ट ऑप्शन है। तो इनको जल्दी से जल्दी एक अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास मुझे लगता है जाना चाहिए, ताकि इनकी वाइफ की जो बीमारी है उसका जल्द से जल्द निपटारा हो सके। डॉक्टर, चर्चा करने के लिए हमारे पास बहुत है, लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि रिसर्च से पहले मैंने ये देखा कि विटामिन और कैल्शियम की कमी से भी कई बार ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी होती है। तो सबसे पहले रिपोर्ट देखेंगे कि विटामिन और कैल्शियम की कमी से किस तरीके से आप ऑस्टियोपोरोसिस से जूझ सकते हैं। उम्र के साथ साथ हड्डियों का कमजोर होना सामान्य बात है, मगर जब यही हड्डियां इतनी कमजोर हो जाएं कि आसानी से टूटने की कगार पर पहुंच जाएं, उस स्थिति को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और इसी वजह से हड्डियों में फ्रैक्चर होते हैं। इसलिए भोजन में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी और कैल्शियम की मौजूदगी जरूरी है। ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम का सबसे आसान तरीका है संतुलित आहार में पर्याप्त कैलोरी के साथ कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन। हड्डियों की ताकत को बरकरार रखने में कैल्शियम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन ये बात भी सच है कि अकेला कैल्शियम ही ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम या इलाज नहीं कर सकता। इसकी रोकथाम के लिए विटामिन डी भी बेहद जरूरी है। याद रहे कि विटामिन डी की भारी खुराकें नुकसानदायक हो सकती हैं, इसलिए अपने डॉक्टर की सलाह से ही आप विटामिन डी लें। इसके अलावा बोन मैरो डेंसिटी टेस्ट के जरिए हड्डियों के टूटने की आशंकाओं का आप पता लगा सकते हैं। तो एक छोटा सा जरिया था ये इस रिपोर्ट के जरिए दिखाने का कि कैल्शियम और जो विटामिन हैं उनकी कमी से भी आप इस समस्या से जूझ सकते हैं। लेकिन क्या ये रिपोर्ट सही थी या नहीं सही थी, इसके लिए हम सीधा डॉक्टर के पास ही चलेंगे। डॉक्टर, रिपोर्ट्स आपने भी देखी, जिस तरीके से रिसर्च में मुझे जो मिला वो मैंने डालने की कोशिश की, लेकिन रिपोर्ट से आप सहमत हैं कि क्या ऑस्टियोपोरोसिस विटामिन और कैल्शियम की वजह से भी होता है? लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि किसी भी मात्रा में, यानी कि ज़्यादा मात्रा में भी कैल्शियम और प्रोटीन लेना सेहत के लिए हानिकारक है। मैं आपकी रिपोर्ट से आंशिक रूप से सहमत हूँ। आप
ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी हड्डियों के ढांचे में दो ज़रूरी चीज़ें हैं। पहला, एक फ्रेमवर्क होता है। किसी भी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए एक फ्रेमवर्क होता है जिसे हम ऑस्टियोइड मैट्रिक्स कहते हैं। ऑस्टियोइड मैट्रिक्स बनाने के लिए प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। अगर प्रोटीन्स कम हैं तो ऑस्टियोइड मैट्रिक्स डैमेज हो जाएगा। उस ऑस्टियोइड मैट्रिक्स में कैल्शियम और फास्फोरस एक इंग्रेडिएंट्स या सीमेंट की तरह काम करते हैं जो पूरे स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। विटामिन डी का काम है कि कैल्शियम को ब्लड स्ट्रीम से मोबिलाइज कर बोन्स में ट्रांसफ़र करना, जिससे सफिशिएंट रॉ स्टॉक, बोन स्टॉक बना रहे। कैल्शियम इंटेक कम हो, विटामिन डी की कमी हो या प्रोटीन्स की सिग्निफिकेंट कमी हो, ये सारी चीज़ें इवेंचुअली ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ ले जाती हैं। इसलिए हम ये भी देखते हैं कि जो सीवियरली मैलनरिश्ड पेशेंट होते हैं जिसमें न्यूट्रिशन लेवल काफ़ी कम होता है, उनमें भी ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा देखा गया है। इसके अलावा ज़्यादा लंबे समय तक अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी रही है तो वो ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ ले जाएगी। जी, एक फैक्टर और है डॉक्टर यहाँ पर आंसर लूंगी मैं, लेकिन कॉलर बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मंजीत कौर है गुड़गांव से। मंजीत, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या पूछना चाहती हैं आप? मंजीत, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? मंजीत के साथ शायद संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन सैलजा है हमारे साथ हिसार से। सैलजा, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ जी, यस मैम। बताइए सैलजा, क्या पूछना चाहती हैं आप? सर एक्चुअली मेरा नाम शैलजा है। मेरा सर RA फैक्टर 300 आया है रिपोर्ट में, CRP 100 है, NT-CCP मेरा ग्रेटर देन 200 है, यूरिक एसिड 8 है। और सर मेरे ना मतलब नी पे ना काफ़ी स्वेलिंग और मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है। तो सर मुझे ये बताओ कि मैं इसको कैसे क्योर करूँ और क्या डाइट प्लान करूँ कि मेरा सब सही रहे। देखिए सैलजा, रूमेटॉइड फैक्टर बहुत हाई है, CRP हाई है जो एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, NT-CCP एंटीबॉडी आपका पॉजिटिव है। ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस काफ़ी एक्टिव फॉर्म में है आपके केस में। इसके लिए सबसे अच्छा है कि अगर आप किसी रूमेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें। कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हम यूज़ करते हैं। जो सबसे कॉमन मेडिसिन है उसे मेथोट्रेक्सेट कहते हैं। आपका रूमेटोलॉजिस्ट इवैल्यूएट करने के बाद डिसाइड करेगा कि आपके केस में ये मेडिसिन इस्तेमाल की जा सकती है या नहीं, और अगर करनी है तो किस डोज में करनी है। लेकिन इसे इग्नोर ना करें, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर कंट्रोल नहीं होगा तो ये सारे जॉइंट्स को डैमेज कर देगा। जी, तो शैलजा, आप ज़रूरत है आपको डॉक्टर के पास जाने की, कंट्रोल करने की, जो डॉक्टर ने बताया है, और जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाइए, आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर हमारे साथ राकेश है रेवाड़ी से। राकेश, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं जी ये पूछना था, एक घुटनों में ना दर्द रहता है, एक घुटने में, ये राइट साइड वाले में। एज क्या है आपकी? 3 साल से। एज क्या है राकेश जी? जी एज है 27। डॉक्टर, और कोई परेशानी इसके अलावा, घुटने के दर्द के अलावा? नहीं, यही परेशानी है बस। पहले थोड़ा घुटने में दर्द होता था, थोड़ा दर्द पूरे पैर में होने लग गया। अच्छा जी, राकेश क्या काम करते हैं आप? मैं जी एयर कंडीशनिंग रिपेयर करता हूँ, इस रिपेयरिंग का काम है मेरा। ओके राकेश जी, घुटनों में दर्द के 2-3 कॉमन रीज़न्स होते हैं। एक रीज़न है जिसे हम कहते हैं कॉन्ड्रोमलेशिया, जिसमें कार्टिलेज का माइक्रोस्कोपिक लेवल पर डिजेनरेशन शुरू होता है। उसके लिए कसरत से काम चल सकता है। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपका यूरिक एसिड लेवल्स बड़े हों, उसकी वजह से भी घुटनों में डैमेज शुरू हो सकता है। और तीसरी चीज़ ये है कि किसी भी तरह की आर्थराइटिस होने की संभावना भी है। चूँकि 2 साल 3 साल से आपको दर्द है तो ज़रूरी है कि पूरी तरह से इवैल्यूएट किया जाए आपके ब्लड टेस्ट और एक्सरे के थ्रू, और जो भी पॉसिबल कंडीशंस हैं उनको रूल आउट किया जाए और ट्रीटमेंट प्लान किया जाए। जी, सुरेश हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं महम से। सुरेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सुरेश जी, अनुरोध है पहले टीवी सेट की वॉल्यूम आप कम कर लीजिए, तभी हमें आपकी आवाज़ बेहतर आएगी। ठीक है, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सुरेश जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मेरे को ये रीढ़ के डेम है ना, इसमें प्रॉब्लम रहती थी सर। मेडिसिन, हेलो जी जी, सुन रहे हैं डॉक्टर, आपको बताइए। हाँ, ये फिर है ना, मैं मेडिसिटी में गया था, वहाँ ना मेरे ब्लड टेस्ट हुए थे और सभी रिपोर्ट ओके आई थी। ब्लड की रिपोर्ट अब नॉर्मल आई थी सर। मेरे को ज्यादा इंग्लिश तो आती नहीं है, ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं। मैंने वहाँ सब टेस्ट कराए थे, एक बोन्स की रह गई थी, उन्होंने बोले हफ्ते के बाद करा लेना, आराम हो जाए तो।
आपकी उम्र क्या है सुरेश जी? उम्र है जी मेरी 34 साल है सर। 34 वर्ष। सुरेश जी, स्पाइन की रीढ़ की हड्डी के किस भाग में दर्द होता है आपको? मेरे जी मतलब पूरी में हो जाता है जी, ऊपर के गर्दन के पास भी होता है जी, पीछे बैक में भी होता है सर। बैक है ना, ये पीछे नीचे आके कुल्लों के साइड में भी होता है। अच्छा जी। सुरेश जी, हाँ जी। हाँ सुरेश जी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गर्दन के एक्सरे और लोअर बैक का एक्सरे करके देखना चाहिए क्या पोजीशन है। पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। डिस्क बाहर निकलने से नसों पे दबाव डालती है और उसकी वजह से दर्द होता है। आपकी एज ग्रुप में सबसे कॉमन प्रॉब्लम यही है। इसके अलावा जो प्रॉब्लम है वो पॉस्चर की वजह से हो सकती है। तो एक बार आप ऑर्थोपेडिक सर्जन से संपर्क करें, एक्सरेज करवाएं और फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प लें। अगर इससे फ़ायदा नहीं होता है तो डिटेल में फिर एनालाइज करना होगा। तो सुरेश जी, आप जल्द से जल्द अपनी गर्दन और रीढ़ की हड्डी का एक एक्सरे करवाइए। उसके बाद आपको ज़रूरत है एक बेहतर हड्डियों के डॉक्टर के पास जाने की, और उसके बाद आपको आपकी समस्या का समाधान ज़रूर मिल जाएगा। डॉक्टर, कॉलर्स इतने हैं कि मुझे तो क्वेश्चन लेने का टाइम ही नहीं मिल रहा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने बात की थी ड्रिंक्स अल्कोहल प्रोग्राम के दौरान, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ड्रिंक्स अल्कोहल या यूँ कहें कि लाइफस्टाइल कितना इफेक्ट करती है इस बीमारी से रिलेटेड, अगर पूछा जाए तो कि क्या इसकी वजह से भी हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है? एक्सेस निकोटीन इंटेक, पैसिव स्मोकिंग, एक्टिव स्मोकिंग, अल्कोहल इंटेक, इन दोनों चीज़ों से बोन्स की क्वालिटी में डैमेज होता है और प्रोलॉन्ग्ड इंटेक से ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ टेंडेंसी बढ़ती है। दूसरा लाइफस्टाइल चेंज जो होगा कि आजकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है, मैकेनाइज्ड लाइफस्टाइल है हमारी। मॉर्निंग में एयर कंडीशनड ऑफिस से शुरुआत होती है और रात में भी आप ऑफिस में ही रहते हैं। इसकी वजह से एक्टिविटी लेवल कम होती है, सनलाइट एक्सपोजर कम होता है और दोनों ही चीज़ें ऑस्टियोपोरोसिस को पुश करने में की तरफ योगदान देती हैं। आमतौर पे यंग पेशेंट्स में हमने देखा है कि सिर्फ विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, शोल्डर पेन, बैक पेन, स्पाइन पेन, ये सब होता है। लेकिन अगर लंबे समय तक उसका ध्यान न दिया जाए या उसे इग्नोर किया जाए तो ये सारी चीज़ें ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ ले जा सकती हैं। तो इसका मतलब लाइफस्टाइल ज़रूर इस चीज़ के लिए इफेक्ट करती है। और जैसे विटामिन की बात मैंने की, विटामिन डी इस बीमारी के लिए कारगर साबित होता है, लेकिन वो भी तब जब डॉक्टर आपको सजेस्ट करे कि हाँ, आपको विटामिन डी लेना चाहिए और कैल्शियम की मात्रा अपने खाने में बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर है, राजेश हैं कैथल से। राजेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार राजेश जी। डॉक्टर साहब जी पूछिए पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे जॉइंटों में दर्द रहता है, उंगली के जॉइंट जो होते हैं ना ये, इनमें दर्द रहता है डॉक्टर साहब। कब से? ये कम से कम 5-6 महीने हो गए डॉक्टर साहब मेरे को। जोड़ों में कभी सूजन आई है आपके? कभी कभी आ जाती है डॉक्टर साहब सूजन। बाकी मैंने हर टेस्ट करवा लिए, आर ए फैक्टर मेरा 0 है, बिल्कुल नेगेटिव है जी। हाँ जी, हर टेस्ट मैंने करा लिया, ब्लड के जितने भी टेस्ट होते हैं सब नेगेटिव है, पॉजिटिव कोई भी टेस्ट नहीं है। ओके। पता नहीं क्यों भी फिर भी मेरे मतलब हड्डियों में दर्द रहता है। राजेश जी, एक काम कर सकते हैं, एक तो हाथों का एक एक्सरे करवा लें आप। दूसरा, ब्लड टेस्ट में विटामिन डी और कैल्शियम का टेस्ट करवाएं और अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये एंजाइम्स में अगर एबनॉर्मेलिटीज़ हैं तो वो पॉइंट करेंगे कि बोन कैल्शियम या विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अगर आर्थराइटिस के सारे टेस्ट नेगेटिव हैं तो हड्डियों की कमज़ोरी भी कुछ हद तक उंगलियों में दर्द पैदा कर सकती है। तो मेरा सजेशन है ब्लड टेस्ट करवाएं, एक्सरे करवाएं और किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें आप। इसका मतलब ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण इनके अंदर थोड़े बहुत हैं क्योंकि हड्डियों में कमज़ोरी इनको है। देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस कहने से पहले मैं ये कहूँगा कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी है तो भी आपकी हड्डियों में दर्द हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक टेक्निकल टर्म है जो हम तभी यूज़ करते हैं जब डेक्सा स्कैन से ये प्रूव हो जाए कि एक डेफिनेट पैरामीटर से नीचे या कमज़ोर हैं हड्डियाँ। अदरवाइज जनरल ऑस्टियोपोरोसिस टर्म का यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए। जी डॉक्टर, यहाँ पे हमारे साथ प्रवीण है जुलाना से। प्रवीण जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जो मेरी माता जी सर, उनको रीढ़ की हड्डी में सर उनके छल्ले दब चुके हैं सर। छल्ले पर? हाँ जी।
सर रीढ़ की हड्डी में सर उनके छल्ले दब चुके हैं सर। मतलब जी। ऑपरेशन हुआ है? नहीं सर, ऑपरेशन नहीं हुआ है। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है सर वर्टेब्रा में, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ धंस गई है सर, लंबर वर्टेब्रा में। हाँ। और सर हमने कई डॉक्टरों से मतलब इस बारे में कंसल्ट किया, जैसे गंगाराम में डॉक्टर मैनी से सर कंसल्ट किया हमने, दिल्ली में अपोलो में भी किया सर। सर वो बता रहे हैं कि आप ऑपरेशन मत कराइए, क्योंकि हो भी सकता है कि आप बहुत अच्छे हो जाएं पहले से, लेकिन मैक्सिमम चांस है सर कि आप इससे डाउन चले जाएंगे। परेशानी क्या बताई है? डायग्नोसिस क्या है? जो स्पाइनल कॉर्ड होती है सर वो बिल्कुल अंदर धस चुकी है मांस के अंदर सर, और ब्लड भी मतलब पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रहा है सर। टांगे दुखने लग जाते हैं, हाफने लग जाते हैं सर, और रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा दर्द रहता है सर। तो ऑपरेशन कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए सर इस कंडीशन में सर? देखिए, ऑपरेशन से फ़ायदा होगा या नहीं होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि एमआरआई में क्या स्टेट है, पहली चीज़। दूसरा, पेशेंट का फिज़िकल स्टेटस कैसा है कि वो ऑपरेशन को इंड्योर कर सकता है कि नहीं, ऑपरेशन के स्ट्रेस को झेल सकता है कि नहीं। नहीं सर, वैसे तो सारी रिपोर्ट हमारी नॉर्मल आ रही है सर बिल्कुल। हाँ। लेकिन सर एज ए नॉर्मल पर्सन भी डॉक्टर साहब जैसे मना कर रहे हैं कि आप रीढ़ की हड्डी का आप रिस्क मत लीजिए, लेकिन सर कंडीशन इतनी मतलब खराब हो चुकी है सर कि ऑपरेशन कराएं ना कराएं दो राही पे खड़े हो चुके हैं सर। देखिए, इस केस में मैं आपकी मदद तभी कर सकता हूं अगर एमआरआई मैं देखूं और मरीज़ का क्लिनिकली एवैल्यूएशन कर पाऊं। उसके बाद मैं आपको बता सकता हूं कि इस केस में ऑपरेशन से फ़ायदा होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो कितने % चांसेस हैं। जी, तो जो भी आपको सॉल्यूशन चाहिए एक बार फिर से डॉक्टर से कंसल्ट करिए और देखिए कि क्या कुछ रिजल्ट निकल कर आता है। उम्मीद करेंगे कि आपकी माताजी जल्द ही ठीक हो जाएं। डॉक्टर, एक प्रश्न ऑस्टियोपोरोसिस से जुड़ा ये भी है कि क्या बच्चों में भी पाया जाता है? बच्चों में ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ही रेयर है, या मैंने कहना चाहिए कि नेग्लिजिबल है। ऑस्टियोपोरोसिस आमतौर पर 50 साल से ऊपर की महिलाओं में या 65-70 साल से ऊपर के पुरुषों में पाया जाता है, देखा गया है। इसके अलावा यंगर एज में तब हो सकता है जब या तो मरीज़ लॉन्ग टर्म मेडिसिन थेरेपी पे हो, या स्टेरॉयड थेरेपी पे हो, या एंटी कन्वल्सेंट थेरेपी पे हो, या फिर किसी वजह से वो प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट या इमोबिलाइजेशन की स्टेट में हो। ये सारी चीज़ें यंगर एज में ऑस्टियोपोरोसिस कर सकती हैं। आपने कहा कि औरतों को 50 साल के बाद घेर सकती है समस्या, और रिसर्च में भी हमने यही देखा कि जो समस्याएं हैं इससे औरतें ज़्यादा जूझती हैं, ऐसा क्यों? औरतों में एक हार्मोनल सपोर्ट होता है, जो ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं वो बोन स्ट्रेंथन करने में हेल्प करते हैं। इसलिए जिन औरतों में 45 वर्ष के बाद जिनमें जो रेगुलर मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो सब बंद हो जाता है, उसमें हार्मोनल सपोर्ट विड्रॉ हो जाता है। पहला रीज़न ये है औरतों में ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस होने का। दूसरा रीज़न ये है कि उनका बोन मास यंगर एज में रिलेटिवली कम होता है अपने पुरुषों के काउंटर पार्ट। तो अगर हड्डियाँ शुरू से थोड़ी सी ज़्यादा कमज़ोर हैं और डाइटरी सप्लीमेंट्स प्रॉपर नहीं लिए गए, एक्टिविटी मेंटेन नहीं की गई, और फाइनली हार्मोनल सपोर्ट भी विड्रॉ हो गया, तो ये सारी चीज़ें ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस को एस्केलेट कर देती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस अगर महिलाओं में आप देख रहे हैं तो 45 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को उसके लिए जांच करनी चाहिए। तो डॉक्टर, फिर इसके लिए क्या टेस्ट ऐसा है जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति भी अगर 45 साल की एज कंप्लीट कर चुका है, औरतों में तो 45 साल के बाद आप बता ही रहे हैं, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल व्यक्ति ये जानने के लिए कि कहीं मुझे ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों से रिलेटेड कोई बीमारी तो नहीं, कौन सा टेस्ट और कितने ड्यूरेशन के बाद वो टेस्ट कराना चाहिए? ऑस्टियोपोरोसिस पता करने के लिए सबसे सेंसिटिव टेस्ट को हम डेक्सा स्कैन कहते हैं। ये टेस्ट आमतौर पर 1500 से 2500 के रुपए में अवेलेबल है, और ये सबसे अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट है ऑस्टियोपोरोसिस पता करने के लिए। मेरा सजेशन ये है कि 45 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए और 55 साल से ऊपर के पुरुषों के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह डेक्सा स्कैन को यूज़ करना चाहिए। अगर इसके रिजल्ट्स नेगेटिव हैं, उसमें ऑस्टियोपिनिया है या ऑस्टियोपोरोसिस है, इस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि ट्रीटमेंट मॉड्यूल क्या होना चाहिए। जी, फिर भी जो आपने एक कॉलर को रेमेडीज़ बताई थी जिन्होंने कहा था कि मुझे एड़ी में पेन है, ऐसे ही अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि जो हड्डियों का दर्द है या ऑस्टियोपोरोसिस की जो समस्या है, हम भी
कुछ हद तक उसे कम कर सकते हैं एक्सरसाइज के थ्रू? क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और किस तरीके से एक्सरसाइज करनी चाहिए? क्या जिम में जाना चाहिए या फिर रेगुलर वॉक पे जाना चाहिए? किस टाइप की एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए अपनी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए? सबसे अच्छी एक्सरसाइज आजकल मरीज़ हमारे पास आते हैं, कहते हैं मैं जिम ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो मेरी सलाह सभी दर्शकों के लिए ये है कि जिम से बेटर है नॉन इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस करें। वॉक करना अच्छी बात है, साइकिलिंग करना अच्छी बात है, स्विमिंग करना अच्छी बात है। इस तरह के कोई भी स्पोर्ट्स ना ज्वाइन करें या जिम ना ज्वाइन करें जिसमें आपको इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हों या बैक इम्पैक्ट फोर्सेस ज़्यादा हों। तो एक्टिविटी में वॉक, साइकिलिंग, स्विमिंग 3 चीज़ें हैं जो मैं नॉर्मली रेकमेंड करता हूँ। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि एक हेल्दी डाइट और बेहतर लाइफस्टाइल से आप ना सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस बल्कि कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं। जी। तो अब क्योंकि प्रोग्राम खत्म करने का वक्त लगभग हो गया, लेकिन फिर भी जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को एक आखिरी टिप्स क्या देना चाहेंगे? क्या कहेंगे उनको कि किस तरीके से हड्डियों की बीमारी से वो दूर रहें या किसी भी बीमारी से वो दूर रहें? हड्डियों की बीमारी से बचने के लिए डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए डिफरेंट रिकमेंडेशंस हैं। अगर आप 25 साल से 35 साल के बीच में हैं तो सनलाइट एक्सपोजर बढ़ाएं, रेगुलर एक्टिविटी एक्सरसाइज करें और डाइट प्रॉपर रखें, अल्कोहल स्मोकिंग से दूर रहें। जी। अगर आप 45 साल से 55-60 साल के बीच में हैं तो रेगुलर डेक्सा स्कैन से अपनी बोन हेल्थ का असेसमेंट कराएं। उसके अलावा कुछ और टेस्ट होते हैं, कैल्शियम प्रोफाइल, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, विटामिन डी, ये सारे ज़रूरत के आधार पर किए जा सकते हैं। लेकिन किसी भी एज ग्रुप में एक्टिविटी जितनी अच्छी रहेगी ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस उतने कम रहेंगे। जी। और अगर कभी ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोस हुआ है तो उसे बुढ़ापे की बीमारी समझकर इग्नोर ना करें। उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ऑस्टियोपोरोसिस को कंट्रोल किया जा सकता है और किसी भी अनइवेंटफुल इवेंट, स्पाइनल फ्रैक्चर, हिप फ्रैक्चर या रिस्ट के आसपास फ्रैक्चर होने से बचा जा सकता है। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि हड्डियों के किसी भी दर्द को, जोड़ों के किसी भी दर्द को आप आम ना समझें, क्योंकि हो सकता है कि यही जो एक रूप है आगे चलकर कोई बड़ी बीमारी ना बन जाए। इसके लिए तुरंत जब भी आपको लगता है कि आप किसी भी इस तरीके की बीमारी से जूझ रहे हैं, तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइए और बेहतर इलाज कराइए। डॉक्टर अनुराग, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी सारी बातें हमें बताई, हमारे दर्शकों की समस्याओं को सुना, सुलझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज हेल्थ गुरु में सिर्फ इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।